फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेहंदी किसके नाम की भाग 7। पिछले भाग में आपने पढ़ा, सूरज ने छाया को आसमान को एक नजर देख कहा, पर मैं गलत था छाया, रानी मेरी नहीं शोभित की है। अब आगे जिसके नाम की मेहंदी उसके हाथों में लगी और शायद जो नाम उसके दिल में भी छप चुका है, शोभित, जो रानी का प्यार और रानी की खुशी है, उसका इतना कहना था कि छाया बोल उठी, और आपकी खुशी भाई, उसका क्या? रानी की खुशी मेरी खुशी, और क्या? सूरज छाया से अपने जज्बात कहे जा रहा था और छाया सूरज की आंखों में न जाने क्या ढूंढे जा रही थी। पर इधर उन दोनों का ध्यान ही इस तरफ नहीं गया कि रानी ने उन दोनों की बातों को सुन लिया था। असल में रानी सूरज से यह पूछने आई थी कि आखिर सूरज शोभित को जानता कैसे है। पर छाया और सूरज को बात करते देख वह कुछ देर रुक सी गई, पूरी तो नहीं, पर उसने उन दोनों की बातों को सुन जरूर लिया था। वह दबे पांव छत से नीचे उतरी और कमरे में जाकर कमरे की चिटकनी लगा दी। जितनी भी बातें सुनी थी उसे सुनकर उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। वह आईने के पास जाकर खड़ी हो गई और याद आने लगा उसे वह पल जब शोभित के जाने के बाद वह लगभग टूट सी चुकी थी और जमाने भर की दुहाई देकर आखिर उसकी माँ ने उसे सूरज से शादी करने की बात बोली थी। वह तो जैसे माँ से यह बात सुनकर सन सी रह गई। माँ ने अभी तक पता नहीं शोभित है कहाँ, और जब शोभित ने खुद उसे प्यार और शादी के सपने दिखाए तो ऐसा क्या हुआ कि शोभित खुद शादी से 2 दिन पहले ही, पर ना तो वह अपनी माँ को कुछ समझा सकती थी और ना ही किसी और को। एक पल को तो लगा जैसे वह शोभित का वेट करे, शायद वह शादी तक लौट आए। पर माँ और पापा से यह बात बोले कैसे? उसके पापा को तो वैसे भी शोभित सही इंसान लग भी नहीं रहा था। वह तो रानी ही थी और दूसरी शोभित की फैमिली, जिसकी वजह से उसके पापा इस रिश्ते के लिए तैयार भी हुए। और चलो मान लिया अपनी बेटी की खुशियों की खातिर सारी बातों को दरकिनार कर वे मान भी गए, पर उनकी नज़र में तो शोभित की फैमिली के लिए बहुत इज्जत थी। क्या उसी नज़र से फिर एक बार वे शोभित की फैमिली को देख पाएंगे, जिन्होंने एक बार उनसे बात करना भी सही नहीं समझा? ऐसे ही अनगिनत सवाल उसके दिमाग में शादी के दिन तक चलते रहे। साथ ही उसकी नजरों में एक इंतजार भी था अपने शोभित का। यही सब सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे पता भी नहीं चला। उसकी नींद तो अपने फोन की रिंगटोन से टूटी जब उसने देखा शोभित का कॉल आ रहा है। तो तुमने क्या सोचा है? शोभित सपाट लहजे में बोल उठा। रानी इसका मतलब जानती थी, पर जैसे ही उसने करवट ली उसकी नजर सोफे पर गई और सहसा उसकी नजरें सूरज पर जा ठहरी। उसके आसपास पार्टी वाले दिन की बातें घूमने लगी और सूरज की आंखों और बातों में फिक्र वाली बात चलने लगी। इधर शोभित सुबह के 4:30 बजे उसके जवाब का वेट कर रहा था और सहसा ही वह फोन कानों से लगाकर बोल उठी, मैंने सोच लिया है। इसके आगे वह कुछ भी नहीं बोल पाई। इधर शोभित को भी एहसास हो गया था रानी ने कॉल रख दिया है, पर वह सोचने लगा, सोच लिया है मतलब क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, रानी सिर्फ मेरी है। और यह कहते हुए उसका चेहरा अजीब सा चमक उठा। सुबह नाश्ता वगैरह के बाद रानी ने सबको हॉल में रुकने को कहा और कहा कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है सबसे। जहां शोभित यह सुनकर खुश हो गया तो वहीं सूरज का दिल धक सा रह गया। रानी की नजरें इस समय सिर्फ सूरज पर ही टिकी हुई थी और सूरज की भाव शून्य सी थी। रानी कमरे में थी जहां वह अपने सारे सामान को समेटकर अपने बैग में रखती जा रही थी। सूरज भी वहीं था, पर ना तो इस समय सूरज की नजरें रानी को देख रही थी और ना ही रानी की। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने की कोशिश कर रहे हों। रानी आखिरकार जिस घर में दुल्हन बनकर आई थी वह वहां से आज हमेशा के लिए जा रही है। यही तो कहा था उसने हॉल में, वह अपनी बाकी की जिंदगी शोभित के साथ बिताना चाहती है, जिसे सुनकर सब शॉक्ड थे। तो वहीं सूरज को कहीं ना कहीं पता था यही होने वाला है, पर फिर भी जैसे उसका दिल इस बात को यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। रानी घर छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। रानी के फैसले से जिससे सबसे ज्यादा असर पड़ा था वह कोई और नहीं, सूरज था। सूरज इस समय अपने कमरे में था। रानी और उसके बीच हस्बैंड वाइफ जैसा रिश्ता तो नहीं, पर सूरज के दिल में रानी के लिए जो जगह थी, आज उसके साथ साथ हर जगह मानो सोनापन पसरा हुआ था। और आज उसका खुद का कमरा जैसे उसे खाने को दौड़ रहा था, जहां रानी की यादें बस चुकी थी।
इधर रानी और शोभित रानी के घर पर खड़े थे, जहां रामचंद्र वर्मा के साथ साथ सुधीर को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो रानी और शोभित ने दूजे का हाथ थाम रखा था। माला जी यानी कि रानी की मां चिंतित होकर उन दोनों को बेचारगी से देख रही थी और तभी अचानक ही माला जी चक्कर खाकर गिर पड़ी। रानी अब घबराते हुए माला जी की ओर भागने लगी कि सुधीर ने अपनी बड़ी बहन को हाथ के इशारे से रोकना चाहा, पर रानी फिर भी अपनी मां की ओर दौड़ी चली आई और बगल के टेबल से जग का पानी लेकर उनके मुंह पर छींटे मारने लगी। तो माला जी ने कुछ देर बाद धीमे से अपनी आंखें खोली। इस दौरान रामचंद्र जी अपनी पत्नी को लेकर डर से गए थे। रानी अपनी मां के हाथ पर मालिश कर रही थी तो शोभित ने डॉक्टर को फोन कर दिया और इधर सुधीर अपनी मां के बीपी की मशीन लेकर उनका बीपी चेक करने लगा। माला जी को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। अचानक ही रामचंद्र जी का फोन बज उठा। यह देखकर रानी ने उनकी तरफ एक नजर देखा तो उन्होंने रानी को देखते हुए कॉल में कहा, अब अपना ही सिक्का खोटा निकला तो क्या कहें, बस इतना ही कहेंगे, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा, लड़की वाले हैं पर अपनी लड़की को ही ना संभाल पाए। रानी को समझते देर ना लगी कि वे सूरज से बात कर रहे हैं। उनके चेहरे पर इस समय सूरज के लिए अफसोस तो रानी के लिए आक्रोश झलक रहा था। उन्होंने आगे कहा, आप चिंता ना करें, हम उसे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारी बेटी ने जब आपकी चौखट को लांगा तभी से वह हमारे लिए मर चुकी है। आप चिंता ना करें, हम आपकी मेहमान का ख्याल रखेंगे पर हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। रानी सर झुकाए अपने पिता की हर बात को सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू लुढ़ककर उसके गालों पर आ चुके थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर सूरज ने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। वह सूरज के ख्याल रखने वाली बात सुनकर हैरान जरूर थी। रानी अपने कमरे में थी, वही कमरा जहां कभी उसने शोभित के साथ होने के सपने सजाए थे, जो उसके बचपन के साथ साथ अब तक उसके साथ घटी सारी घटनाओं की गवाह थी। पर पता नहीं क्यों आज शोभित के साथ होने पर भी उसे वह खुशी नहीं हो रही थी जो वह महसूस करना चाहती थी। वह खिड़की के पास खड़े होकर विचारों में गुम थी कि तभी शोभित ने पीछे से आकर उसकी कमर के चारों ओर हाथ लपेटकर उसे पीछे से पकड़ लिया। शोभित ने अब धीरे धीरे उसके बालों को उसके गर्दन के पास से हटाकर आगे की ओर किया और उसके गर्दन के पास झुकने लगा कि रानी ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। रानी को न जाने क्यों ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अजनबी ने उसे छूने की गुस्ताखी की, जैसे एक साथ कुछ अजीब से हाथ उसके शरीर पर रेंग रहे हैं, ऐसा जो उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहा है। शोभित रानी के धक्का देने से दूर गिर गया और उसके मुंह से निकला, व्हाट द, पागल हो गई हो क्या। इतना कहकर शोभित फिर उसके करीब जाने की कोशिश करने लगा। अब रानी ने उसे हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, प्लीज शोभित, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। पर प्लीज, अब शोभित से मानो कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। वह बस इतना ही बोल पाया, ओके टेक योर टाइम। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। इधर शोभित के जाने के बाद रानी सोचने लगी, जब वह शोभित का हाथ थामकर सब कुछ छोड़कर आ गई तो उन दोनों के बीच होने वाले रिश्ते से उसे इनकार क्यों है। जिस शोभित का उसने वेट किया उसके साथ होने से ऐतराज क्यों। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वे सोच सोचकर पागल सी हो जाएगी। पर तभी उसका ध्यान अपने मंगलसूत्र पर गया और उसकी नजरों के सामने वह पल घूम गया जब डांस फ्लोर पर सूरज और वह काफी करीब थे और उसे कुछ असहज सा महसूस ही नहीं हुआ। जब पार्टी से आते समय उसका सर सूरज के कंधे पर था तो न जाने क्यों उसका दिल चाह रहा था यह पल ठहर जाए और सूरज के साथ यूं ही ताउम्र गुजर जाए। सूरज अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। रानी की चिंता तो थी ही पर साथ ही उसकी नींद तो डिनर के बाद आए एक फोन कॉल ने उड़ा दी थी। असल में सूरज जब डिनर के बाद अपने कमरे में आया तो एक नंबर से कई बार आए कॉल ने उसे असमंजस्य की स्थिति में डाल दिया। यह ब्रिगेडियर सर का कॉल था और उन्होंने कॉल में जो कहा वह सुनकर एक पल को वह सनसा रह गया। ब्रिगेडियर सर ने चिंतित होकर कहा, टाइट सिक्योरिटी के बावजूद ये बात लीक हो गई है कि आर्मी आतंकवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं और साथ ही उसे आतंकवादियों से निपटने के लिए एक बहुत ही पुख्ता सबूत हाथ लगा है। सूरज उनकी बातों को सुन तो जरूर रहा था पर इस समय उसके दिमाग में साथ ही कुछ और भी चल रहा था। ब्रिगेडियर सर ने जोर देकर कहा, आखिर ऐसे कैसे लीक हो गई।
सूरज की 1 हफ्ते की छुट्टी पूरी हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि आर्मी में उसे बार बार छुट्टी मिलती है, पर सूरज का लिंक इस ऑपरेशन से कुछ इस कदर था कि आगे कुछ भी करने से पहले उसका एक बार यहाँ आना जरूरी था और फिर रामगढ़ में होने वाली मीटिंग में किसी का शामिल होना जरूरी था और इसकी जिम्मेदारी भी सूरज को ही दी गई थी। रांची सुबह की पहली किरण पड़ चुकी थी और रानी की नींद जैसे ही खुली उसकी नजर अपने फोन पर गई, जहां एक मैसेज देखकर मानो उसकी आलसी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। असल में सूरज लद्दाख के लिए निकल चुका था और रानी ने प्रकाश को सूरज के पीछे लगा दिया और सूरज के जाने की बात प्रकाश ने ही रानी को मैसेज कर बताया। रानी वैसे ही दौड़ते हुए नीचे आई तो उसे शोभित सोफे पर सोते हुए दिख गया और यह देखकर उसने चैन की सांस ली। अब वह उसे एक नजर देख जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, शोभित की आवाज उसके कानों से टकराई, गुड मॉर्निंग जान। जान। यह सुनकर रानी उसे असमंजस्य से देखने लगी तो शोभित उठकर उसके कमरे के पास आया और उसकी गर्दन पर अपने हाथ लपेटते हुए बोल उठा, अब जान हो तो जान ही कहूंगा ना। यह कहते हुए उसने रानी को देख अपनी एक आंख मार दी। रानी को काफी अजीब सा लग रहा था, पर बस वह फीकी मुस्कुराहट मुस्कुरा दी। शोभित भी अब अपने बालों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगा, पर तभी रानी की मां माला जी पूजा की थाल लेकर पूजा रूम से बाहर निकली और जैसे ही उसकी नजर रानी पर पड़ी वे कुछ कहने उसके पास आने लगी कि तभी टहलते हुए रामचंद्र जी ने घर में प्रवेश किया और माला जी से पहले ही रानी के पास जाकर उस पर बरसते हुए कहने लगे, हमारी नाक तो कटवा दी, अब क्या मोहल्ले में भी निकलने लायक नहीं छोड़ोगी। रानी ही जानती थी इस समय उसके दिल पर यह सुनकर क्या बीती। अब तक सुधीर भी अपने कमरे से बाहर आ चुका था। अब शोभित कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा कि रामचंद्र जी बोल उठे, तुम्हें भी कुछ बोलना है। यह सुनकर शोभित ने रामचंद्र जी को घूर कर देखते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। दामाद जी ने कल काफी कुछ समझाया, तुझे माफ तो नहीं किया जा सकता, पर उनकी कुछ लगती हो और वे हमारे कुछ लगते हैं, इसीलिए रानी के साथ साथ बाकी सबको एक नजर देखते हुए आखिरी बार कह रहा हूँ, सूरज के पास चली जाओ। पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रानी अपने पापा से आंख मिलाकर कहने लगी, कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा, और तुम ये बात भली भांति साबित कर रही हो। ठीक है, जो करना है करो, पर इन नजरों के सामने मत आना कभी भी। यह कहकर वे 1 मिनट भी रुके बिना वहां से चले गए। अब सब जा चुके थे। शोभित भी फ्रेश होने का कहकर कमरे के अंदर चला गया। रानी बस वहां पर खड़ी ठगी सी रह गई। अब ये आए दिन की बात होने लगी। रानी और रामचंद्र जी के बीच में खाई जैसे कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रानी अब पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। शोभित भी कभी कभी उसे छोड़कर चला जाता, कभी 1 दिन तो कभी 2 दिन में वह वापस आता। रानी उसे अक्सर पूछती वह इतने दिन कहाँ था और घर के बाकी सदस्य कहाँ हैं, पर शोभित कोई ना कोई बहाना जैसे थके होने या रानी को बहलाने की कोशिश करते हुए अक्सर टालने की कोशिश करता। यहाँ आर्मी ऑफिसर्स को हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था और पेट्रोलिंग टीम ने सरहद के आसपास 2 दिन पहले ही कोई संदिग्ध गतिविधि महसूस की थी। कैप्टन सूरज राठौर दूरबीन से अपनी टीम के साथ निरीक्षण कर रहे थे और तभी फ्रेंड्स, आगे की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।